देखिए बच्चों, वो अपन पढ़ने वाले हैं जल का विचित्र व्यवहार, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का विचित्र व्यवहार। देखो अपन ने बोला कि अगर जब भी आप किसी द्रव को अगर गर्म करोगे तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा द्रव मिल जाए कि आप उसको गर्म करो, गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ने की बजाय अगर उसका आयतन क्या होने लग जाए, घटने लग जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, विचित्र व्यवहार। और पानी कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है, जो जल होता है वो कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है, H2O। ध्यान दीजिए, अपन ने बोला कि जल का विचित्र व्यवहार। विचित्र व्यवहार क्या है कि अपन को पता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन इसको पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, अपन को पता है कि अगर अपन बात करें तो 0 से 100 तक पानी की अवस्था में रहता है H2O। तो अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर अपन इसको गर्म करेंगे तो पानी का आयतन क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। अपन ताप बढ़ा रहे हो, उष्मा दे रहे हो उसको, अगर उष्मा दे रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो आयतन भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। डेल्टा V इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा थीटा। लेकिन जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म किया जाता है तो एक विचित्र बात देखी जाती है कि इसका आयतन बढ़ने के बजाय क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसका आयतन बढ़ने की बजाय क्या होने लगता है, घटने लगता है। जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका व्यवहार फिर से सामान्य हो जाता है, फिर से नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है इसका, और फिर वापस से इसका आयतन बढ़ने लग जाता है। तो जो पानी का विचित्र व्यवहार है वो केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में, 0 से 4 तक ही पानी के व्यवहार को क्या बोला जाएगा, विचित्र व्यवहार बोला जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का व्यवहार विचित्र होता है। जब उसको गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ने की बजाय क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। आयतन घटने लग गया यानी कि घनत्व जो डेंसिटी रहेगी वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर अपन बोल रहे हैं कि इसका आयतन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यानी कि घनत्व क्या होता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, और यहां पर फिर से व्यवहार क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इन दो, इस लाइन के बेसिस पर अपन ने दो ग्राफ बनाए, एक घनत्व का ग्राफ बनाया और एक ग्राफ बनाया आयतन का। ध्यान दीजिए, अपन ने बोला कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। आयतन की बजाय भी अपन बोलेंगे विशिष्ट आयतन, एकांक द्रव्यमान का आयतन। तो इसका आयतन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में फिर से क्या हो जाता है, नॉर्मल व्यवहार हो जाता है, और फिर से आयतन क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका विशिष्ट आयतन, एकांक द्रव्यमान का जो आयतन रहेगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, न्यूनतम वैल्यू होती है। क्या होती है ये, न्यूनतम वैल्यू होती है। और अगर इसकी बजाय अगर अपन घनत्व की बात करें तो 0 से 4 तक घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जबकि 4 के बाद में घनत्व क्या होने लग गया, घटने लग गया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होगा वो अधिकतम होगा। क्या, तो अपन बोल सकते हैं कि 0 से 4 तक पानी का व्यवहार क्या रहता है, विचित्र रहता है। जहां उसका आयतन बढ़ना चाहिए था उसके बजाय आयतन क्या होने लगता है, घटने लगता है। और अपन ग्राफ देखकर बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो घनत्व रहेगा वो रहेगा अधिकतम, और जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये बोला जा सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट आयतन तो क्या रहेगा, न्यूनतम। विशिष्ट आयतन मतलब एकांक द्रव्यमान का आयतन, ये तो रहेगा न्यूनतम, मिनिमम। और जो घनत्व रहेगा, घनत्व क्या रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम रहेगा, अधिकतम रहने वाला है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऐसा क्या रीजन हुआ होगा कि अपन ने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाते तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा थीटा, V नॉट गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा ताप बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव, आयतन प्रारंभिक आयतन भी क्या है, धनात्मक है। फिर डेल्टा V नेगेटिव कैसे आ गया, तो यानी कि क्या हो रहा होगा, गामा क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। आयतन प्रसार गुणांक क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो ये अपन बोल सकते हैं कि यहां 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आयतन प्रसार गुणांक रहेगा, जो गामा की वैल्यू रहेगी वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस को लिए मैं गामा को क्या बोल दूं, नेगेटिव बोल दूं क्या, यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस के लिए 0 से 4 तक के लिए क्या बोल दिया जाएगा, गामा इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। गामा नेगेटिव है, इस वजह से डेल्टा V की वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव। डेल्टा V नेगेटिव आ रहा है, आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। 0 से 4 तक का व्यवहार क्या माना जाएगा, विचित्र व्यवहार। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और विशिष्ट आयतन क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ये बात अपन को याद रखनी। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका सिंपल से क्वेश्चन है जो अपन एक आध क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ा कि जब भी अपन किसी द्रव को गर्म करते हैं, किसी द्रव को अगर अपन गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सामान्यतया, पानी की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतया जब भी आप किसी द्रव को गर्म करोगे तो उसका आयतन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जब आयतन बढ़ने लगेगा तो घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो आयतन है, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर घनत्व कम हो जाएगा तो अपन देखेंगे कि घनत्व में परिवर्तन कैसा आ रहा है। जब आप गर्म करते हो किसी चीज को, किसी द्रव को गर्म करते हो तो उससे घनत्व में परिवर्तन कैसा होता है, ये अपन को देखना है। अपन को पता है कि जो घनत्व का फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये लिख दिया अपन ने। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का गर्म करने या ठंडा करने से परिवर्तित नहीं होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1/v आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो नियत रहने वाला है, द्रव्यमान तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। तो अपन ने बोले कि द्रव्यमान नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, इसलिए घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v हो गया। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो घनत्व रहेगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। गर्म करने पर मान लीजिए जो नया घनत्व आता है वो रो डैश आ जाता है और आयतन क्या आ जाता है, v डैश आ जाता है। तो रो डैश अपॉन रो, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रो डैश के सामने क्या आएगा, v आएगा, और रो के सामने क्या आएगा, v डैश आएगा। ये अपन ने यहां पर लिख दिया। यहां पर वी डैश क्या है, नया आयतन। रो डैश क्या है, नया घनत्व। नया घनत्व मुझे याद करना है, और वी डैश नया आयतन। वी न्यू का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, आपको लोगों को याद होगा कि जो नया आयतन अपन लिखते थे, पहले आयतन कितना था, वी नॉट प्लस डेल्टा वी, और बढ़ चुका है तो नया आयतन कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस डेल्टा वी हो जाएगा क्या। लेकिन अपन ने यहाँ पर प्रारंभिक आयतन वी नॉट नहीं मानकर क्या माना है, वी माना है ना। तो अपन ने नया आयतन क्या लिख दिया, वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस डेल्टा वी। आयतन पहले से ही वी था, गर्म किया तो डेल्टा वी और बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा वी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। तो ये अपन ने यहां पर पुट कर दिया। यहां से v कॉमन आ रहा है, v से v को कैंसिल आउट कर दिया जाए। अगर v से v को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो यहां पर रो डैश, रो को उधर भेज दिया अपन ने ऊपर, तो रो डैश इज इक्वल टू रो। और जो यहां पर पावर +1 है, कुछ भी नहीं, तो पावर +1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये यहां से पावर कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा -1। लेकिन आपको पता होगा कि गामा की वैल्यू जो आती है, गामा या अल्फा, इनकी वैल्यू जो रहती है, रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक की वैल्यू 10 की घात -5, 10 की घात -6, इस रेंज की रहती है, 0.00001 इस टाइप से। तो ये दोनों मिलकर जो रहेंगे वो 1 के कंपैरिजन में काफी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। गामा और डेल्टा थीटा 10 की घात -6, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ताप बढ़ाते हैं अपन, तो भी 0.0001 बचेगा, यानी कि इस एक की तुलना में क्या हो जाएगा, काफी नगण्य हो जाएगा। और मुझे पता है द्विपद में से जब भी 1 + -x टू द पावर 1 में अगर x क्या होता है, x से काफी छोटा हो जाता है, तो ये जो पावर रहती है वो कहां पर मल्टीप्लाई हो जाती है, x के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। ध्यान दीजिए, यहां पर ये x की जगह कौन सी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या है, x है। जो पावर है वो क्या है, n है। ये वाली पावर को क्या बोला जाएगा, n बोला जाएगा। तो अगर इस वाली पावर को अगर अपन आगे मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, यानी कि रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। यानी कि नया घनत्व जो आने वाला है वो पुराने घनत्व की तुलना में क्या आएगा, कम आएगा। देखिए, रो माइनस समथिंग होगा। पहले घनत्व कितना था, प्रारंभिक घनत्व कितना था अपने पास, रो था। जब अपन इसको गर्म किया तो कितना हो चुका है, नया घनत्व जो आया रो माइनस समथिंग। रो माइनस समथिंग यानी कि रो से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो आप किसी भी द्रव को गर्म करते हो, सामान्यतया पानी को बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतया किसी भी द्रव को आप गर्म कीजिए तो उसका आयतन तो क्या होता है, बढ़ता है, और घनत्व क्या होता जाता है, घटता जाता है। सेम इतना सा ही फॉर्मूला है। जब अपन ने नया आयतन लिखा था तो नया आयतन क्या आया था, v1 प्लस गामा डेल्टा थीटा आया था। ऐसे घनत्व की बात करेंगे तो नया घनत्व क्या आ जाएगा, रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा आएगा। इस बार माइनस आएगा। माइनस क्यों आता है, क्योंकि घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। उस बात को ये निशान बता रहा है, ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है। अब एक क्वेश्चन देखिए, अभी तक ये अपन ने सिंपल जनरल किसी भी द्रव के लिए बात करी है, पानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब पानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का आयतन 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे हैं। तो मुझे पता है 0 से 4 तक तो उसका व्यवहार विचित्र रहेगा, और 4 के बाद व्यवहार क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य व्यवहार हो जाएगा। तो 0 से 4 तक
तो आयतन बढ़ने की बजाय क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। यानी कि पहले आयतन क्या होगा, गर्म करने पर घटेगा। कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। और फिर बाद में क्या होने लग जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कहां तक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन बढ़ेगा। 0 से 10 तक गर्म किया था, तो 0 से 4 तक विचित्र व्यवहार यानी कि आयतन घटेगा, और 4 के बाद में व्यवहार जो रहेगा वो सामान्य हो जाएगा, सामान्य व्यवहार हो जाएगा, यानी कि आयतन फिर से क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। देखिए बच्चों, जो पहला अपन ने बोला था कि जो भी उष्मा वाला जो भी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पूरा थर्मल फिजिक्स में अपने पास में 5 चैप्टर रहेंगे। जो पूरी यूनिट है थर्मल फिजिक्स, इसमें अपने पास में 5 चैप्टर। पहला पढ़ा था अपन ने ऊष्मीय प्रसार वाला, ताप पैमाने ऊष्मीय प्रसार। दूसरा वाला जो चैप्टर है अब अपन उष्मा पढ़ने वाले हैं, उष्मा के बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 5 में से एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा वाला चैप्टर है हीट, उष्मा। ध्यान दीजिए, उष्मा क्या होती है, जब दो असमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उष्मा। जब भी दो भिन्न भिन्न तापमान है जिनके, एक का तापमान ज्यादा रहेगा, दूसरे का तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, तो जब भी अगर दोनों को संपर्क में लाया जाता है तो उष्मा का प्रवाह हमेशा किधर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसके कारण प्रवाहित होता है, दो वस्तुओं के तापांतर के कारण। जब दो वस्तुओं में तापांतर हो, उनको संपर्क में लाया जाए तो ऊर्जा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उस ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, उष्मा कहा जाएगा। उष्मा यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो उष्मा स्थानांतरण है, उष्मा स्थानांतरण होने के लिए तापांतर होना आवश्यक है। अगर दो वस्तुएं समान ताप पर है तो परिणामी उष्मा प्रवाह कितना रहेगा, शून्य रहेगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उष्मा का ऊर्जा का ही प्रकार है, तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, वो इसका मात्रक रहेगा। लेकिन जनरली कैलोरी की फॉर्म में अपन काम में लेते हैं। बोलने में जो साधारण बोलचाल की भाषा होती है, व्यवहारिक जो इसका मात्रक होता है, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, इसका कैलोरी होता है। बाकी दूसरी जो केमिस्ट्री वाली यूनिट है, सीजीएस वाली यूनिट है, उसमें जो ऊर्जा का मात्रक या उष्मा का मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, एक कन्वर्जन है। अब बात करते हैं उष्मा की यांत्रिक तुल्यांक की। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, अपन ने बोला कि जो कार्य या ऊर्जा है वो ही उसी का एक प्रकार क्या है, उष्मा है। तो अपन ने बोला कि जब भी अगर आप कार्य की बात करोगे तो जूल ने क्या बोला कि जूल के अनुसार उष्मा व कार्य को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, और कार्य वो उष्मा का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत होता है। तो अपन ने लिख दिया W/Q, और जो नियतांक आया उसको अपन ने जूल का नाम दे दिया, जूल इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, जूल नियतांक, जूल तुल्यांक। तो अपन इसको जूल तुल्यांक का नाम दे दिया क्योंकि जूल ने बताया था इस बारे में, इसलिए अपन ने उसके सम्मान में उसका नाम क्या दे दिया, जूल तुल्यांक। W/Q बराबर क्या रहेगा, J। फॉर्मूला अपन को यहां से याद रखना है, W इज इक्वल टू JQ। क्या याद रखना है, फॉर्मूला अपन को W बराबर JQ याद रखना है। और J का जो J क्या है, एक कांस्टेंट है। अपन ने बोला दोनों का अनुपात सदैव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू जूल ने बताया कि जूल ने बोला कि ये वाला जो कांस्टेंट होता है उसका मान होता है 4.186, लेकिन अपन कितना काम में लेते हैं, 4.2, ताकि कैलकुलेशन क्या रहेगी, इजी रहेगी। और मात्रक देखिए इसका, देखो कार्य का मात्रक क्या रहेगा, जूल, और जो उष्मा रहेगी उष्मा का मात्रक क्या रहेगा, कैलोरी। तो इसका जे का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा कैलोरी हो जाएगा। तो ये जूल अपॉन कैलोरी अपन ने लिख दिया है इसको। तो जे की वैल्यू कितनी होती है, 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। और फॉर्मूला क्या याद रखना है अपन को, W बराबर JQ वाला फॉर्मूला याद रखना है, जहां पर जे क्या है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। जे को क्या बोला जाता है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी। ये वाली वैल्यू इसकी अपन को याद रखनी होती है। किस में काम आएगा, केवल कैलोरी को जूल में बदलने में, या फिर जूल को किस में बदलने में, कैलोरी में। यूनिट कन्वर्जन के लिए अपन इसको काम में लेने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ने वाले हैं, अपन ने पढ़ा था कि जो उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है W बराबर JQ वाला फॉर्मूला आता है अपने पास में। अब एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं या एक जूल में कितने कैलोरी होती है, इसके लिए अपन रिलेशन बनाने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए Q बराबर कितना लिख दिया अपन ने, 1 कैलोरी। मुझे 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने Q का मान रख दिया, Q इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया अपन ने, 1 कैलोरी। जे का मान कितना होता है, 4.2 जूल पर कैलोरी। इसका मात्रा कितना रहेगा, जूल पर कैलोरी रहेगा, जूल पर कैलोरी लिख दिया अपन ने। जे बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी। दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं अपन। दोनों वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो के की वैल्यू तो कितनी, 1, जे की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाएगी, 4.2।
कैलोरी से कैलोरी कैंसिल आउट, यानी W बराबर कितना बचेगा 4.2 जूल। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर मैं Q की जगह 1 कैलोरी पुट करता हूं तो W इज इक्वल टू कितना आता है 4.2 जूल। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो 1 कैलोरी रहेगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है 4.2 जूल। अपन को याद होना ही चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है 4.2 जूल। डबल स्टार मार्क की हुई, यानी कि ये चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एक बार अपन ने समझ लिया आया कैसे, लेकिन इसके बाद में डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, इसको स्मॉल एस से बताते हैं या स्मॉल सी से बता देते हैं। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखा है अपन ने, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। उष्मा की मात्रा बराबर एम एस डेल्टा टी। एम बराबर क्या रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान। डेल्टा टी बराबर क्या रहेगा, तापांतर। डेल्टा क्यू बराबर उष्मा की मात्रा, और एस को क्या बोला जाएगा, विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा। यहां से अगर मैं एस की वैल्यू निकालूं, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, डबल स्टार मार्क लगा हुआ, यानी कि फॉर्मूला याद करना ही करना है कंटस्ट। एस का अगर वैल्यू निकाले तो एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी हो जाएगा क्या। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से इसका मात्रक देखें तो डेल्टा क्यू का मात्रक, व्यवहारिक मात्रक लिख रहे हैं अपन। डेल्टा क्यू का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी, द्रव्यमान क्या लिख दिया अपन ने, ग्राम, और डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड या सीजीएस यूनिट इसको बोल सकते हैं अपन। इसके बाद में जब अगर मान लीजिए मुझे एस की परिभाषा देनी है, एस की परिभाषा देनी है, तो मैंने एम बराबर कितना कर दिया 1, डेल्टा टी बराबर भी कितना कर दिया 1, और तो यहां से अगर भी मैं एम की वैल्यू भी 1 पुट कर दी जाए, डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 पुट कर दी जाए, तो एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आ जाएगा क्या। यानी कि मैं बोल सकता हूं एस का मान किसके बराबर आया, डेल्टा क्यू के बराबर। मैं बोल सकता हूं कि एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए, एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा। परिभाषा क्या हो गई, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोलेंगे, विशिष्ट उष्मा बोलेंगे। यहां पर पहले अपन ने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखा, फिर वहां से अपन परिभाषा पे आए। अल्टरनेटिंग मेथड, पहले परिभाषा से कहां पे जा सकते हैं, फॉर्मूले पे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अपन ने बोला एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहेंगे, ये लिख दिया अपन ने। अब जिसे एकांक द्रव्यमान के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कितनी है, एस से, तो एम द्रव्यमान के लिए कितनी हो जाएगी, एम मल्टीप्लाइड बाई एस हो जाएगी क्या, एम मल्टीप्लाइड बाई एस। जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की तो 5 पेंसिल कितने की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ऐसे एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा एस, यानी कि विशिष्ट उष्मा। एकांक द्रव्यमान के लिए एस, तो एम द्रव्यमान के लिए कितनी हो जाएगी, एम मल्टीप्लाइड बाई एस हो जाएगी। लेकिन अभी भी तापमान कितना था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एम द्रव्यमान, अगर मैं बोल दूं एम द्रव्यमान की वस्तु का तापमान मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ा, अगर कितना बढ़ाना है, डेल्टा टी बढ़ाना है, तो डेल्टा टी बढ़ जाएगा तो डेल्टा टी से गुणा हो जाएगा। 1 के लिए एमएस तो डेल्टा टी के लिए एमएस डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कि जो उष्मा की मात्रा है डेल्टा क्यू बराबर क्या आ चुका है, एमएस डेल्टा टी आ चुका है। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना ही रखना है, डेल्टा क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी, जहां पर स्मॉल एस को क्या बोला जाएगा, विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा। जब भी विशिष्ट उष्मा की बात करेंगे, विशिष्ट उष्मा किससे रिलेटेड है, द्रव्यमान से। यानी कि एकांक द्रव्यमान का तापमान एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, विशिष्ट उष्मा। मान लीजिए मैंने जल ले लिया, 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल का तापमान बढ़ाने के लिए मुझे कितनी उष्मा की, 1 ग्राम जल का तापमान केवल कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसके लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, उसको जल की विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा। मैंने ले लिया वेपर, वाष्प, वाष्प का तापमान, 1 ग्राम वाष्प का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या बोला जाएगा, वाष्प की विशिष्ट उष्मा बोला जाएगा। इसी टाइप से कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का अगर मुझे एकांक द्रव्यमान या 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसके लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहा जाएगा। देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ लिया था कि जो एस का जो फॉर्मूला आता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी अपने पास आ रहा था, उसके हिसाब से अपन ने इसके मात्रक लिख दिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये जितने भी चारों पॉसिबल इसके मात्रक थे वो अपन ने यहां पर लिख दिए हैं। अब अगर मान लीजिए आपको 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना हो, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो या केल्विन लिख दो, इनको कन्वर्जन करने के लिए अपन को किसी चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता था, डेल्टा क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। मैंने पहले आपको एक दिन बता दिया है।
तो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, जब डेल्टा टी होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके कन्वर्जन का कोई अपने पास इश्यू नहीं है, केवल कैलोरी को बदलना है और ग्राम को बदलना है। कैलोरी को किसमें बदलेंगे, जूल में, और ग्राम को किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, अपन ने डबल स्टार मार्क किया था अभी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, डायरेक्ट लिख दिया। मुझे पता है 1 केजी में कितने होते हैं, 10 टू द पावर 3 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम हो जाएंगे। जब मैं 10 टू द पावर -3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर +3 हो जाएगा, और ये 4200 आएगा। यानी कि जब भी आपको कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड को, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड को जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो, जब भी आपको इस वाली यूनिट से एसआई वाली यूनिट में जाना हो, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4200 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 की जगह कितना आ गया, 4200, यानी कि 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 4200। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4200 से। देखिए, ठोसों और द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा क्या मानी जाती है, नियत मानी जाती है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद रखना है प्रैक्टिकल रिजल्ट से। तो ठोसों तथा द्रवों की विशिष्ट ऊष्मा क्या मानी जाती है, नियत मानी जाती है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा परिवर्ती होती है, वेरिएबल होती है। सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा पानी की, जल की, वाटर की कितनी होती है। तो वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, जूल पर किलोग्राम में। आइस या स्टीम की बात की जाए, बर्फ या वाष्प की बात की जाए, तो उनके लिए इसका मान कितना हो जाता है, 1/2 आधा रह जाता है। और अगर जूल पर किलोग्राम में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2100 हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज, दोनों वैल्यूज अपन को याद रखनी है ना, और याद हो जाएगी। क्वेश्चन करते करते ये वाली वैल्यूज याद हो जाती है, आप भूलना भी चाहोगे तब भी इनको नहीं भूल पाओगे। पानी के लिए 1 होती है या 4200 होती है, और अगर आइस या स्टीम की बात करें तो 1/2 या फिर कितनी होती है, 2100 होती है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर आपको वैल्यू जूल पर किलोग्राम में पुट करनी है और कहां पर आपको कैलोरी पर ग्राम में पुट करनी है। ये बात आप लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग समझ जाए। देखिए बच्चों, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कि उष्मा की जो मात्रा रहेगी, डेल्टा क्यू बराबर क्या रहने वाली है, mh डेल्टा टी। जहां पर अपन ने एस के लिए मात्रक पढ़े थे कि कभी एस का मात्रक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, या फिर विशिष्ट उष्मा एस का मात्रक जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो कब कौन सा वाला मात्रक यूज में लेना है, उसके रिगार्डिंग अपन ने 2 क्वेश्चन लिए। दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। आवश्यक उष्मा की मात्रा बोली, यानी कि डेल्टा क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी हो जाएगा। अब अगर मास मुझे किसमें दिया गया है, 5 ग्राम, मास किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। अगर मास ग्राम में दिया गया है तो मुझे जो एस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, एस डब्ल्यू इज इक्वल टू कौन सी वाली लेनी पड़ेगी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। जब अगर द्रव्यमान ग्राम में है तो फिर यहां नीचे वाली यूनिट भी काय में होनी चाहिए, ग्राम में। ये ग्राम में तो ऊपर वाली काय में रहेगी, कैलोरी में रहेगी। तभी जाके अपन मास की को तो पुट करेंगे 5 ग्राम, इसको पुट करेंगे कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड वाली यूनिट कैंसिल आउट, और जो उष्मा की मात्रा बचेगी वो कहीं में आएगी अपने पास, कैलोरी में। वैल्यू पुट करके देखते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं विद यूनिट, मात्रक सहित। यहां पर लिख दिया मैंने 5 ग्राम। यहां पर देखिए क्या लिखा जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर क्या लिख दिया अपन ने, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, केवल कैलोरी, जो उष्मा का मात्रक है ही सही। तो अगर यहां से इसको सोल्व किया जाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कितना आ जाएगा, ये 100 कैलोरी आ जाएगा। यानी कि जब भी आपके पास द्रव्यमान किस में हो, ग्राम में, तो एस जो आपको लिखना है वो एस किस में लिखना है, आपको कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है। और जो उष्मा की मात्रा आएगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होने के बाद वो किस में आएगी, कैलोरी में आएगी। जब भी द्रव्यमान ग्राम में हो तो एस विशिष्ट उष्मा भी किसमें होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में होनी चाहिए। और वहां से जो डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, कैलोरी में आएगी। अब दूसरा टाइप देखिए, अब आपको बोल दे कि जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 10 किलोग्राम वाष्प को 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए निष्कासित उष्मा की मात्रा, तापमान कम करना चाहते हैं अपन। 180 पर है वाष्प, उसको कहां पर लाना चाहते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि उष्मा क्या करनी पड़ेगी, उसमें से निकालनी पड़ेगी उष्मा। अगर अपन को उसमें से उष्मा निकालनी पड़ेगी तो अपन बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा, एम एस डेल्टा टी रहेगा।
अब की बार जो द्रव्यमान है वो किसमें है? किलोग्राम में। अगर द्रव्यमान आपका किलोग्राम में है तो जो एस है वो भी किसमें होना चाहिए? जूल पर किलोग्राम वाली टर्म में होना चाहिए। एम इज इक्वल टू लिख दिया अपन ने, कितना रहेगा? 10 kg। एस इज इक्वल टू वाष्प और बर्फ के लिए अपन ने 1/2 पढ़ी थी क्या वैल्यू? 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैं कैलोरी पर ग्राम में नहीं पुट कर सकता, मुझे पता है कि जो द्रव्यमान है वो किसमें है? किलोग्राम में। अगर द्रव्यमान किलोग्राम में तो एस किसमें होना चाहिए? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में ही होना चाहिए, तभी किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो पाएगा? कैंसिल आउट हो पाएगा। इसका मान कितना लिख दिया जाएगा? 1/2 होता है तो 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। ताप में कितना परिवर्तन हो रहा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा क्यू की अगर वैल्यू निकाले, मैं विद यूनिट मात्रक से ही पुट कर रहा हूं फिर से वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 10 kg। एम की वैल्यू 10 kg। एस की बात करेंगे तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी कितना आ जाएगा अपने पास में? 80 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट। और जो डेल्टा क्यू आएगा आपकी बार किस में आएगा? जूल वाले मात्रक में आएगा क्या? यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 168 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 10 टू द पावर 4। इधर 21 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कि 168। और जो मात्रक बचेगा अब अपने पास, वो मात्रक किस में बसने वाला है? जूल में बसने वाला है। तो अब की बार उष्मा की मात्रा किस में आई? जूल में। फिर से आप लोग देख लीजिए एक बार। अपन ने बोला जब द्रव्यमान ग्राम में तो एस किस में आएगा? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में। और जो डेल्टा क्यू की मात्रा आएगी वो किसमें बचेगी? कैलोरी में। अगर द्रव्यमान आपको किलोग्राम में दे रखा है तो एस का मान भी आपको किसमें लिखना पड़ेगा? जूल पर किलोग्राम में लिखना पड़ेगा। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट। और डेल्टा क्यू का जो मान आएगा वो किसमें आएगा? उसका मात्रा क्या रहेगा आपके पास? जूल रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर आपको द्रव्यमान ग्राम में दिया गया हो तो एस किस में लिखना है? कैलोरी पर ग्राम वाले में। और अगर द्रव्यमान किलोग्राम में दिया गया हो तो एस किस में लिखना है? जूल पर किलोग्राम वाले में लिखना है। हाँ बच्चों, देखिए अपन पढ़ चुके थे कि जब भी अपन उष्मा किसी वस्तु का तापमान बढ़ाती है तो अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। जहां पर एस क्या होती है? विशिष्ट उष्मा। दो मात्रक अपन ने पढ़े थे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा से किसमें परिवर्तित कर रहे हैं? उष्मा में। यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? या तो स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, दोनों के योग को ही क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि अगर मान लीजिए पूरी यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही हो? उष्मा में, तो ई बराबर क्या हो जाना चाहिए? क्यू हो जाना चाहिए। अब अगर यांत्रिक ऊर्जा उसमें में परिवर्तित करके क्या भी बढ़ा रही हो? ताप भी बढ़ा रही हो, तो फिर अपन क्यू को क्या लिख देंगे? एम एस डेल्टा टी लिख देंगे क्या? यहां से अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एच डेल्टा टी। यदि गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही हो? उष्मा में बदल रही हो और वस्तु का ताप बढ़ा रही हो। ऐसी स्थितिज ऊर्जा अगर मान लीजिए किसमें बदल रही हो? उष्मा में बदल रही हो और वस्तु का ताप बढ़ा रही हो, तो एमजीएच इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा? एम एच डेल्टा टी। इसी प्रकार एक घूर्णन गतिज ऊर्जा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर यहां पर ये जो गतिज ऊर्जा होती है ये जूल में होती है, और जो क्यू है अपना उष्मा, उसके व्यवहारिक मात्रक क्या होता है अपने पास? कैलोरी होता है। लेकिन मुझे ध्यान रखना है, जूल और कैलोरी इक्वल नहीं हो सकते। तो अपन को अगर ये जूल में है तो इसको भी किसमें रखना पड़ेगा? जूल में रखना पड़ेगा। यानी कि यहां से अपन डिसाइड करेंगे कि जब भी आंतरिक ऊर्जा को उष्मा में बदला जाए तो सब राशियां एसआई मात्रक में होनी चाहिए। ऊर्जा भी किसमें? जूल में। उष्मा भी किसमें? जूल में। और अगर ऊर्जा उष्मा दोनों जूल में, द्रव्यमान किसमें रहना चाहिए? किलोग्राम में। और जो विशिष्ट उष्मा थी वो एसआई मात्रक क्या होता है इसका? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये गलती से कैलोरी पर ग्राम में भी दी हुई होगी तो 4200 से गुणा कर दूंगा मैं। कल बोला था अपन ने 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि अपन बोल देंगे कि अगर ये अपन को अगर कैलोरी में भी दे रखा होगा तो जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया जाएगा? उसको 4200 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली एक गेंद को 2 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। 2 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ रहा हूं यानी कि उसका प्रारंभिक वेग कितना रहेगा? 0 रहेगा। गतिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। केवल और केवल क्या रहेगी उसके पास? स्थितिज ऊर्जा रहेगी, mgh। वायु प्रतिरोध के कारण यह गर्म होती है। यह माना जाए कि इसकी संपूर्ण ऊर्जा उसमें में परिवर्तित होती है तो गेंद का अंतिम ताप। तो क्या मैं बोल दूं क्या कि संपूर्ण ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? उष्मा में परिवर्तित हो रही है। संपूर्ण ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? इसकी उष्मा में परिवर्तित हो रही है। यानी कि E इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा? Q लिख दिया जाएगा। यह अपन ने लिख दिया mgh। केवल स्थितिज ऊर्जा थी, इसको में ताप बढ़ा रही है वस्तु का ताप बढ़ा रही है, अंतिम ताप पूछा गया है तो अपन ने Q को भी क्या लिख दिया? mh डेल्टा टी लिख दिया। M से M को उड़ा दिया जाए, दोनों मास किलोग्राम में रहेंगे।
जो ऊर्जा है वो भी किसके की वजह से थी, गेंद की वजह से। तापमान भी किसका बढ़ रहा है, गेंद का ही बढ़ रहा है, तो यहां पर भी किसका, द्रव्यमान गेंद का ही आएगा, यहां पर भी किसका आएगा, गेंद का ही द्रव्यमान आएगा। एम से एम उड़ जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है 10, एच कितना दे रखा है 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर लिख दूं क्या, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर में होता है। एस का मान क्वेश्चन में गिवन है कितना है 126, पहले से जूल पर किलोग्राम में, तो बदलने की कोई जरूरत अपन को नहीं है। अगर कैलोरी पर ग्राम में होता तो फिर अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते, 4200 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दिया जाएगा 126 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। 126 को डिवाइड कर दिया जाए क्या इधर, और डेल्टा टी की जगह क्या मैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू, इसको अगर अपोन में डिवाइड कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ अपॉन 126, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 158 160 ऐसा कुछ आता है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 158.75 ऑलमोस्ट इतनी आएगी। टी फाइनल, मुझे अंतिम ताप बताना था, डेल्टा टी नहीं बताना था। अंतिम ताप बताना था तो मैंने डेल्टा टी की जगह क्या लिख दिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल प्रारंभिक ताप कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली गेंद थी, तो इसको 25 लिख दिया जाए। 25 को अगर उधर भेजेंगे तो ऐड कर देंगे तो टी फाइनल कितना आ जाएगा अपने पास में 183.75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन को ध्यान ये रखना है कि सब कुछ किसमें होना चाहिए, जब भी यांत्रिक ऊर्जा को, डबल स्टार मार्क कर रखा है मैंने इस वाली लाइन को, याद रहनी चाहिए, जब भी यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा में बदला जाए तो सब राशियां एसआई मात्रक में होगी। एस भी किसमें होना चाहिए, जूल पर किलोग्राम में, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि क्वांटिटी इसमें होनी चाहिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है 20 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के ब्लॉक को 100 मीटर की ऊंचाई से छोड़ रहे हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, छोड़ने का मतलब क्या होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि छोड़ने का मतलब वहां पर वे कितना रहेगा, शून्य। केवल और केवल उसके पास कौन सी ऊर्जा रहेगी, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ब्लॉक के ताप में वृद्धि बताइए, ताप में वृद्धि बतानी है, यानी कि डेल्टा टी बताना है, कितना परिवर्तन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है डेल्टा टी। यदि 25% ऊर्जा वातावरण में नष्ट हो जाती है, 25% तो वातावरण में नष्ट हो गई, ताप बढ़ाने में केवल कितनी काम आएगी, 75%। ध्यान दीजिए, जो ई रहेगा, ई का केवल 75%, 75% यानी कि 75 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख दूं, ये किसमें परिवर्तित हो पाएगा, उष्मा में परिवर्तित हो पाएगा। ये 3/4 हो जाएगा क्या, तो अपन यहां पर लिख देंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई mgh। ई जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका 75% केवल किसमें परिवर्तित हो पाएगा, एम एस डेल्टा टी उष्मा में परिवर्तित हो पाएगा। जब भी मुझे पता है, जब भी आंतरिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदला जाएगा, सब कुछ यूनिट किसमें होनी चाहिए, एसआई यूनिट होनी चाहिए। एस किसमें होना चाहिए, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और मास किसमें होना चाहिए, द्रव्यमान में। देखिए ये मास किसका है, ये मास किसका है, ये मास उसका होता है जिसकी वजह से अपन को क्या मिल रही है, यांत्रिक ऊर्जा। ये मास किसका होता है, जिसके ताप में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो। यहां पर देखिए ब्लॉक को ही गिरा है अपन ने, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भी किसकी वजह से मिलेगी, ब्लॉक की वजह से, और वृद्धि भी किसमें हो रही है, ब्लॉक में हो रही है। ब्लॉक के ताप में वृद्धि बताइए, यानी कि ये मास भी किसका है, ब्लॉक का ही है। दोनों ब्लॉक के मास है, यानी कि सेम रहेंगे, यानी कि दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूं क्या, ये एम से एम को उड़ा दिया जाए। मुझे क्या बताना है, डेल्टा टी बताना है, एस को अपोन में भेज दूं। अगर एस को अपोन में भेज दिया जाए तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/4 GH अपॉन एस। यानी कि अगर 3/4 जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 100, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, सब कुछ जूल में ही है, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 से 100 कैंसिल आउट, और ये 30/4 यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तापांतर कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास आ जाएगा। देखिए एस पहले से किसमें था, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मास किलोग्राम में थे, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो ऊंचाई दी हुई है वो पहले से मीटर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर अपन देखें तो देखिए क्या बोल रखा है, 10 ग्राम की एक गोली, बंदूक में से निकली हुई गोली है, 10 ग्राम उसका वेट है, 10 ग्राम की एक गोली 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है। 10 ग्राम की एक गोली को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है, तथा ये लक्ष्य से जो भी जिस टारगेट पे अपन ने इसको लगाया था उस टारगेट से टकरा कर क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसकी 50% ऊर्जा वस्तु का ताप बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। वस्तु नहीं, इसको गोली बोल दीजिए, गोली का ताप बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। तो गोली के ताप में वृद्धि बताइए। 50% किसमें जा रही है, गोली का ताप बढ़ाने में। ई का कितना जा रहा है, केवल 50%। 50% यानी कि इसका 50% ऐसे लिखा जाएगा 50/100 इज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा।
ई को क्या लिखा जाएगा, अब की बार उसके पास कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, केवल और केवल क्या दे रखी है, गतिज ऊर्जा दे रखी है। गतिज ऊर्जा दे रखी है तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको क्या लिख दूं मैं, 50/2 को 1/2 लिख दूं क्या, 50/100 को किसमें परिवर्तित हो रही है, गोली का ताप बढ़ाने में काम आ रही है। गोली का ताप बढ़ाने में काम आ रही है, यानी कि एम एस डेल्टा टी। ये द्रव्यमान भी किसका है, गोली का। ये द्रव्यमान भी किसका है, गोली का, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी गोली की वजह से मिली थी और ताप भी किसका बढ़ रहा है, गोली का ही बढ़ रहा है। तो दोनों द्रव्यमान किसके हैं यहां पर, गोली के। अगर दोनों द्रव्यमान गोली के हैं तो कैंसिल आउट कर दूं क्या, ये भी 10 × 10⁻³ किलोग्राम रहेगा, ये भी 10 × 10⁻³ किलोग्राम रहेगा, किलोग्राम में रखेंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से मुझे क्या बताना है, डेल्टा टी बताना है। डेल्टा टी बताना है यानी कि एस को किधर भेज दूं, अपोन में भेज दूं क्या, तो यहां से डेल्टा टी इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ जाएगा, v²/4s, यही आने वाला है क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू v², स्पीड बोलिए कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, पहले से ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, अगर स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 4 की जगह 4, और एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 गिवन है, कितना आएगा ये 100/200, यानी कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो गोली थी, जो बुलेट थी, उसका तापमान कितना बढ़ेगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिए, अभी तक अपन ई को क्यू में बदल रहे हैं, हर जगह अपने पास जैसे एस गिवन है तो जूल पर किलोग्राम में गिवन, इसलिए अपन को परिवर्तित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी अगर कैलोरी पर ग्राम वाली फॉर्म में गिवन हो तो फिर अपन उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर किलोग्राम में। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 4200 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अपन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन अपन ने लिया है, एक व्यक्ति 5 ब्रेड खाता है जबकि प्रत्येक ब्रेड के पास 400 कैलोरी ऊर्जा रखता है। प्रत्येक ब्रेड के पास कितनी ऊर्जा है, 400 कैलोरी। यदि व्यक्ति की दक्षता 40% हो, दक्षता 40% होने का क्या मतलब है कि केवल वो 40% है उसी को काम में ले पाता है, बाकी 100% 60% तो खाता है और सोने में, इधर उधर घूमने फिरने में उसकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो वो अधिकतम ऊंचाई बताइए जहां तक व्यक्ति जंप कर सकता है या जहां तक वो पहुंच सकता है, जिस ऊंचाई तक, वो ऊंचाई मुझे बतानी है। ऊंचाई बतानी है यानी कि एमजीएच की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एमजीएच की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, एच की तो वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं चाहता हूं कि वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचे, यानी कि जो भी ऊर्जा वो काम में ले सकता है वो पूरी की पूरी किस में बदलनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा में बदलनी चाहिए, गतिज ऊर्जा में नहीं बदलनी चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि एमजीएच पूरी की पूरी ऊर्जा जो उसकी थी वो किस में बदल जानी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा में, तभी जाके क्या हो पाएगा, एच मैक्सिमम हो पाएगा। व्यक्ति का जो मास है वो कितना दे रखा है आपको, व्यक्ति का मास है 42 केजी, व्यक्ति का मास है 42 केजी। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले व्यक्ति का मास अपन लिख रहे हैं, व्यक्ति कूदेगा, व्यक्ति जंप करेगा, तो व्यक्ति का मास लिख दिया अपन ने 42 केजी, जी की वैल्यू 10, एच मैक्सिमम मुझे पता करना है। अब उसको जंप करने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है, उष्मा तो दे नहीं रही है, अब की बार जो एनर्जी दे रही है वो कौन दे रहा है, ब्रेड दे रहा है, तो वो ब्रेड वाली एनर्जी लिख देंगे अपन। ब्रेड से जो एनर्जी मिलेगी, ध्यान दीजिए कितने ब्रेड खा रहा है, 5, एक से कितनी ऊर्जा मिल रही है, 400, तो क्या लिख दिया जाएगा, 5, एक से 400 मिलती है तो 5 से कितनी मिल जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ 400। लेकिन ये किसमें, कैलोरी में, मुझे पता है इधर वाली ऊर्जा जूल में होती है तो ये वाली ऊर्जा भी किसमें होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए। देखिए किसमें दे रखी है, कैलोरी में, 400 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल, तो ये इसको किसमें बदल दिया अपन ने, जूल में बदल दिया। लेकिन भाई साहब ध्यान दीजिए, ये तो अपन ने ब्रेड से मिलने वाली पूरी ऊर्जा लिख दी है, एक ब्रेड से 400 कैलोरी और 5 ब्रेड से 2000 कैलोरी, और फिर कैलोरी को किसमें बदल दिया, जूल में। लेकिन ये पूरी की पूरी ऊर्जा जंप करने में काम में नहीं आती है, केवल इसका कितना परसेंट काम में आ पाता है, 40%। इसका 40% यानी कि इसका 40% कैसे लिखा जाएगा, 40/100, ये वाली इसका ये पार्टी किसमें बदल पाएगा, एमजीएस में बदल पाएगा। तो ये 40/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये अपन ने 40% की वजह से लिखा है, ये 40%, केवल 40% इसकी दक्षता है, बाकी 60% क्या होता है, वेस्टेज होता है। अगर इसको अपन सोल्व करें तो इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 42 से 42 कैंसिल आउट, एक 10 से एक 10 ये कैंसिल आउट, यहां से एच मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, 20 × 2/5, यानी कितना आ जाएगा ये 8 मीटर। यानी कि जो वो व्यक्ति है 42 केजी का, वो 8 मीटर ऊंचाई तक जंप कर सकता है। अगर जो 40% वो काम में लेता है, पूरी का पूरा वो जंप करने में काम में लेते हैं, सीधा ऊपर की तरफ जंप करे तो कहां तक पहुंच सकता है, वो 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक खुरदरी सतह पर फिसलता है, यदि इसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड से घटकर
5 मीटर पर सेकंड रह जाती है, तो इसमें उत्पन्न उष्मा 100 ग्राम कर लीजिए। इस ब्लॉक का वेट 100 ग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है। अगर 100 ग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, यदि इसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड से घटकर कितनी रह गई, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हाफ एमवी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो जो हाफ एमवी स्क्वायर, जो गतिज ऊर्जा में जो कमी हो रही है, गतिज ऊर्जा में जो हानि हो रही है, वो किस में परिवर्तित हो रही है, पूरी की पूरी उष्मा में परिवर्तित हो रही होगी। तो मैं बोल सकता हूं अगर गतिज ऊर्जा मान लीजिए घटकर कम रह गई, तो जितनी वो कम हुई होगी उतनी क्या बन गई होगी, उष्मा बन गई होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में कमी। गतिज ऊर्जा में कमी, कमी को हमेशा कैसे लिखा जाता है, इनिशियल माइनस फाइनल। परिवर्तन को हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। कमी हो रही है, जैसे 100 थी तो कितनी रह गई, 25 रह गई, यानी कमी कितनी की हुई, 75 की। इनिशियल माइनस फाइनल करना है, के इनिशियल माइनस के फाइनल डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यानी कि हाफ एम ऐसा लिख दिया जाए, वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस वी फाइनल का स्क्वायर। हाफ मास कितना लिख दिया जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम में बदलना है भाई। यहां पर जो उष्मा आएगी वो भी किसमें आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि इधर वाली सब चीज किसमें रहती है, जूल में रहती है। वी इनिशियल का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा 100, 5 का स्क्वायर कर दें अंत में कितनी रह जाती है, 5 रह जाती है, कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। यहां से अगर इसको सोल्व करें तो यहां से कितना रह जाएगा, ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 75, 10 टू द पावर -1। यहां 7.5 हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 है 7.5, 1/2 यानी कि कितना रहने वाला है 3.75 जूल। अब की बार जो उष्मा है वो भी किसमें निकाली अपन ने, जूल में। अगर इसको कैलोरी में बदलना हो तो 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, है ना। तो यहां से ये कितनी उष्मा मिलेगी अपन को, जब अगर ये पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो कम हुई है, पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा किसमें बदलती है, उष्मा में बदलती है। तो अपने पास उष्मा की मात्रा कितनी मिल जाएगी अपन को, 3.75। ध्यान रखिए अगर किसी चीज को अगर अपन खुरदरी सतह पर चल रहा हो, यानी रगड़ लग रही होगी, तो जो रगड़ लगती है वहां पर, उस रगड़ की वजह से जो ऊर्जा है वो तो क्या होती जाती है, गतिज ऊर्जा तो कम होती जाती है। और वहां से जो रगड़ लगती है उसकी वजह से क्या बनती जाती है, उष्मा बनती जाती है। इस वजह से जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो रही है, उष्मा में। तो अपन ने उसकी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर दी।